नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 12th बायोलॉजी। इस वीडियो में हम आज क्रमवार पाठ की शुरुआत करेंगे। हमारा जो पहला लेसन है उसी की हम इसमें शुरुआत कर देंगे। फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं हम। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारे पास एग्ज़ाम में 4 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 4 नंबर की। 4 नंबर की इस यूनिट में लगभग हमारे पास 4 पार्ट है और 4 पार्ट में पहला ही जो पार्ट है वो हमारा आवृतबीजी पादपों में जनन है। ठीक है, तो इसकी अवधारणा के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इस अवधारणा के बारे में हमें बताया गया था रॉबर्ट आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। इस अवधारणा के बारे में हमें 1969 में बताया गया। उन वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट व्हिटेकर। इन्होंने पंच जगत अवधारणा प्रस्तुत करी और उसमें पादप जगत को मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया जगत में बांटा। ठीक है, तो 5 जगत अवधारणा हमने 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाई करी है। अच्छी तरह से उनके बारे में जाना है कि इन 5 जगत अवधारणाओं में क्या क्या था। ठीक है, मोनेरा जिसमें सूक्ष्मजीव वगैरह आते हैं, प्रोटिस्टा जिसमें युग्लिना वगैरह, कवक जिसमें फंगे भी कहते हैं, प्लांटी और एनिमेलिया और प्लांटी। 12th में हम प्लांटी और एनिमेलिया का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्लांटी का अध्ययन करेंगे, उसमें हम पुष्पीय पादपों में जनन पढ़ेंगे। इसके अलावा पादप कार्य की पढ़ेंगे, यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में जीव विज्ञान के उपयोग वगैरह आदि हम पढ़ेंगे। तो एनिमेलिया जो जगत है वो हम लेसन 21 से लेकर के 30 तक पढ़ेंगे। और प्लांटी जो है हम पादप कार्य की या बोटेनी जिसको हम कहते हैं 1 से 20 तक जो पार्ट है हमारी 12th में उसमें हम अध्ययन करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमें शुरुआत करनी है। 11th कक्षा में हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरुआत करनी है। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हमने शुरुआत करी है। देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। तो हमने मोनेरा पढ़ लिया 11th में, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, कवक पढ़ लिया, प्लांटी पढ़ लिया, एनिमेलिया पढ़ लिया। लेकिन वहाँ पर हमने इनकी छुटपुट जानकारी प्राप्त करी थी। ठीक है, इस जानकारी को हम थोड़ा अब आगे बढ़ाएंगे। प्लांटी को हमने परिभाषित किया है कि वे सजीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्या कहलाते हैं? प्लांटी के अंदर आते हैं। प्लांटी को पादप जगत कहते हैं और सोपोस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण को हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को हम नेक्स्ट जो क्लासेज रहेगी उसमें पूरी अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने देखा कि 1969 में रॉबर्ट व्हिटेकर आए, 5 जगत अवधारणा प्रस्तुत करी और 5 जगत अवधारणा में इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया जगत में बांटा। हमें इसमें शुरुआत करनी है प्लांटी से। प्लांटी के बारे में हमने पढ़ा तो है। वैसे वे सजीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं प्लांटी जगत के अंदर आते हैं, सोपोसी कहलाते हैं। प्लांटी के बारे में हम इस स्लाइड में देखेंगे। प्लांटी जगत को हमने फिर 5 जगत में और 5 विभागों में और बांटा है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस तरह से शैवाल ये भी हमने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। ब्रायोफाइटा भी अच्छे से पढ़ा है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। धीरे धीरे हमने विकास का क्रम जाना था। शैवाल जो है बिल्कुल हाशित होते हैं,
खांजी वगैरह जमी रहते हैं उसको हम बोलते हैं। ब्रायोफाइटा थोड़े विकसित हो गए। थैलोफाइटा में पादप शरीर थैलस हो गया। जिम्नोस्पर्म में अनावर्त, इसको अनावर्त बीजी भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म को आवर्त बीजी कहते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम प्लांटी से आगे बढ़ेंगे। प्लांटी से हम शैवाल, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसमें हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी पादपों में जनन। तो सबसे पहले हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में विभेद करना होगा। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? इनको हम अनावर्त बीजी भी कहते हैं। मतलब ऐसे पादप जिनमें बीज फल भित्ति से आवृत नहीं होते, अनावर्त बीजी कहलाते हैं। वो छिलका वगैरह की परिभाषा गलत है कि ऐसे पादप जिनके बीजों में छिलका नहीं पाया जाता वो अनावर्त बीजी होते हैं, और ऐसे पादप जिनके बीजों में छिलका पाया जाता है आवर्त बीजी होते हैं। ये गलत परिभाषा है। एंजियोस्पर्म में बीज फल भित्ति से आवृत होते हैं। एंजियोस्पर्म को ही हमें पढ़ना है। अब एंजियोस्पर्म की खास बात हमने वैसे 11th में वर्गीकरण में पढ़ तो लिया था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा और डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। तो एंजियोस्पर्म की परिभाषा हमारे सामने है कि वे पादप, स्क्रीन पे आपके सामने है कि वे पादप जिनमें द्विगुणित व अगुणित पीढ़ियाँ एकांतर क्रम में चलती रहती है उसे हम आवर्त बीजी पादप कहते हैं। और इस तरह से एकांतर क्रम में जो पीढ़ियाँ चल रही है इस गुण को हम क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। भाई पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था, तो उस वीडियो में थोड़ी बहुत समस्याएं आई थी, तो उनको मैं इस वीडियो में थोड़ी सोल्व कर दूंगा। तो वे पादप जिनमें द्विगुणित व अगुणित पीढ़ियाँ एकांतर क्रम में चलती रहती हैं आवर्त बीजी कहलाते हैं। एकांतर क्रम का मतलब क्या? यहाँ पर सबसे बड़ी बात है एकांतर क्रम। एकांतर क्रम का मतलब ये कि प्रत्येक पादप की दो पीढ़ियाँ होती है। एक तो युग्मक जनन वाली पीढ़ी जिसमें युग्मक बनते हैं, और एक वो जो उसके पूरे शरीर को बनाए रखती है। तो आवर्त बीजी पादप जो है उनमें स्पष्ट अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। एक पीढ़ी तो जो होती है इनकी जो एक पीढ़ी होती है वो एक पीढ़ी तो क्या होती है, थोड़ी सी हासित होती है, और एक पीढ़ी थोड़ी दीर्घजीवी होती है। तो हम इनकी दोनों पीढ़ियों की बात कर लेते हैं। अगुणित पीढ़ी जो है वो अल्पजीवी पीढ़ी होती है। अल्पजीवी हासित, इसका कोई स्वतंत्र अल्पजीवी पीढ़ी है। हासित है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, अल्पजीवी होती है। इसे हम पुष्प कह सकते हैं। भाई इसे हम क्या कह सकते हैं? पुष्प कह सकते हैं। इसे हम पुष्प कह सकते हैं। इसमें हम परागकोश और स्त्री केसर का अध्ययन करेंगे। इतना याद रखना कि अगुणित पीढ़ी में क्या आएगा? पादप का पुष्प आएगा। और ये पुष्प किस पे लगता है आप सबको पता है। पुष्प जो होता है वो किसी पेड़ पर ही लगता है। तो पेड़ तो हो गया मुख्य और पुष्प हो गया द्वितीय, क्योंकि पहले पेड़ बनता है उसके बाद क्या आता है? पुष्प आता है। उसके बाद हम द्विगुणित पीढ़ी की बात करते हैं जिसे हम मुख्य पीढ़ी कहते हैं। मुख्य पीढ़ी दीर्घजीवी होती है। मुख्य पीढ़ी कैसी होती है? दीर्घजीवी होती है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। हमें सबसे पहले दूर से देखते हैं किसी पादप को या किसी पेड़ को दूर से देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? पेड़ ही नज़र आता है। ठीक है, पेड़ ही नज़र आता है। और पेड़ का ही क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व होता है। हम कभी नहीं कहते दूर से देखने पे कि वो आम का वो गुलाब का फूल है। हम यही कहते हैं दूर से देखने पे कि ये गुलाब का पौधा है। ये सुविकसित पीढ़ी होती है। क्यों सुविकसित क्यों होती है? हम जानते हैं सुविकसित इसलिए होती है क्योंकि इसमें जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है, इसलिए सुविकसित है। इसी पर अगुणित पीढ़ी का विकास होता है, इसे हम पादप कह सकते हैं। और संपूर्ण पादप ही द्विगुणित पीढ़ी का निरूपण करता है। भाई किसी भी पौधे में संपूर्ण पादप जो होता है वही उसकी द्विगुणित पीढ़ी का क्या करता है? निरूपण करता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। थोड़ा और स्पष्ट करते हैं हम इसमें। तो इसमें हम देखते हैं कि ये आपके सामने जो डायग्राम नज़र आ रहा है, इस डायग्राम में मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि कौन सी पीढ़ी तो इसमें द्विगुणित है और कौन सी पीढ़ी इसमें अगुणित है। ठीक है,
तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये जो नीले गोले में बंद है ये जो नीले गोले में बंद है ये वाला, ये तो है इसकी द्विगुणित पीढ़ी। यानी क्या नज़र आ रहा है आपको इसमें आपको जड़, इसमें तना, इसमें पत्ती नज़र आ रही है। तो ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? द्विगुणित। अब आप देखोगे किसी पौधे में या किसी वृक्ष में जड़, तना, पत्ती मुख्य अंग होते हैं। पुष्प तो आते हैं और चले जाते हैं। जो आता है चला जाता है वो होता है अकेला, यानी एन गुणित। जो रहता है, यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो हमेशा के लिए रहता है वो तो होता है 2n, यानी दो क्या है? संगठन में शक्ति है, इसलिए ये स्थायी है। पुष्प अकेला होता है। पुष्प के परागकोश अलग काम करते हैं, स्त्री केसर अलग काम करते हैं। दोनों मिलके बाद में वापस एक हो जाते हैं, फिर क्या बना देते हैं? नया पौधा। तो हम इसकी बात कर रहे थे, केवल स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण के बारे में। किसी ने पूछा था मुझसे कि दीर्घजीवी क्या होता है। दीर्घजीवी का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक जीवित रहना। आप जानते हो कि किसी भी पौधे में, जो किसी भी वृक्ष में, पौधे में जो फूल, पत्तियां वगैरह, जड़ वगैरह, तना वगैरह लंबे समय तक लगे रहते हैं, तो इसलिए ये दीर्घजीवी हो गया। और पुष्प की बात हम करते हैं तो पुष्प तो झड़ जाते हैं, इसीलिए ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? अगुणित पीढ़ी। अब अगुणित पीढ़ी में हम देखते हैं कि इसमें परागकोश आता है और इसे ही हम अगुणित पीढ़ी कहते हैं। अगुणित पीढ़ी को एक बार और देखते हैं। अगुणित पीढ़ी में क्या क्या आता है? अगुणित पीढ़ी में मुख्यतः पुष्प होता है और पुष्प के ही भाग होते हैं, वो सब अगुणित पीढ़ी है। अगुणित पीढ़ी में गुरु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है ये। और गुरु बीजाणु के द्वारा, गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, जो इसी यूनिट में हम आगे पढ़ेंगे। लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु कहते हैं, यानी। और लघु बीजाणु कहाँ बनते हैं? लघु बीजाणु धानी में बनते हैं। गुरु बीजाणु कहाँ बनते हैं? गुरु बीजाणु धानी में बनते हैं। लघु बीजाणु धानी से निकला युग्मक, गुरु बीजाणु धानी से निकला युग्मक, दोनों के संलयन से निषेचन होता है और निषेचन से नया पादप बनता है, वापस द्विगुणित पीढ़ी बन जाती है। तो जो अगुणित पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो ये अगुणित पीढ़ी है। ये अगुणित पीढ़ी जो है यहाँ की हम बात कर रहे हैं, ये अगुणित पीढ़ी, ये अगुणित पीढ़ी है पुष्प। और ये पूरा जो भाग है पादप का, ये कौन सा है? द्विगुणित पीढ़ी। तो अब तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है, कि द्विगुणित पीढ़ी और अगुणित पीढ़ी क्या है। एकांतर क्रम में, अब आप जानते हो एकांतर क्रम कैसे हुआ। पादप आएगा, पादप पे पुष्प लगेंगे, पुष्प लगने के बाद उनसे 2 युग्मक बनेंगे, एक नर युग्मक बनेगा, एक मादा युग्मक बनेगा। इन दोनों युग्मकों का क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन होके क्या बनेगा? वापस बीज बनेगा। ये देख लीजिए आप इस प्रक्रिया को। ये इधर से अगुणित मादा युग्मक आता है, यानी गुरु बीजाणु। इधर से लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोरोफाइट, ये आता है। और दोनों से फिर क्या होता है? निषेचन होता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन के उपरांत बीज बनता है। बीज में 3 चीज़ें होती है, भ्रूण, भ्रूणपोष और बीजावरण। फिर ये भूमि में जाता है, वापस इसका जर्मिनेशन होता है, अर्थात अंकुरण होता है और नया पौधा बनता है, ठीक है। पूरा अच्छे से हम इसको अगले पाठों में पढ़ेंगे। एक बार फिर मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि पीढ़ी एकांतरण क्या है। कि आवर्त बीजी पादप जो होते हैं, आवर्त बीजी पादपों में 2 प्रकार की पीढ़ियाँ पाई जाती है, मुख्य पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी। मुख्य पीढ़ी दीर्घजीवी होती है, 2n होती है। 2n का मतलब क्या हो गया? इनकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी होती है, जबकि अगुणित में गुणसूत्रों की संख्या 1 गुणित होती है, तभी तो मिलके द्विगुणित होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नर युग्मक, नर प्लस मादा,
नर तो n और मादा भी n, दोनों मिलके क्या हो गया 2n। ये कौन सी पीढ़ी हो गई, अगुणित पीढ़ी। अपहासित पीढ़ी, ये कौन सी पीढ़ी हो गई, द्विगुणित पीढ़ी, 2n पीढ़ी। ठीक है, इस तरह से। और अब आप देख सकते हो कि लघु बीजाणु धानी में बनेंगे लघु बीजाणु से बनेगी लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के बाद फिर होगा समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से क्या बन जाएगा, इसके बारे में डिटेल हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि ये आपको पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आया हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे हैं, उस पर कमेंट करें। ठीक है।